हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आरसेट पीवाईक्यू डिस्कशन वीडियो सीरीज में चलिए आज बात करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38 कि द टर्म बायोसिनोसिस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो इकोलॉजी की फील्ड से ये क्वेश्चन है और बायोसिनोसिस का मतलब होता है टोटलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स। टोटलिटी जो होता है टोटलिटी ऑफ लिविंग कंपोनेंट, जैसे अपन इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स लेते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से टोटलिटी ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स जो होता है उसको हम बायोसिनोस के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली अपन बायोटिक एबायोटिक ये वर्ड तो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते ही रहते हैं, लेकिन बायोसिनोस और एनवायरनमेंट का जो पार्ट होता है उसको अपन बायोटॉप बोलते हैं। तो अगर बायोटॉप वर्ड आता है तो बायोटॉप का मतलब जो एबायोटिक फैक्टर्स जो कि एनवायरनमेंट को बनाते हैं वो बायोटॉप के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये वर्ड सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था। तो कार्ल मोबियस जो हैं इनके द्वारा ये वर्ड सबसे पहले यूज किया गया था। तो बायोसिनोस बायोटॉप ये दो नए वर्ड आपके लिए हो सकते थे, तो इन दोनों को भी आप अपनी तैयारी के साथ जरूर ऐड करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कि व्हेन बोथ द पॉपुलेशंस बेनिफिटेड बाय द एसोसिएशन बट रिलेशनशिप आर नॉट ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कंपलसरी होना, यानी कि कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। दो इंट्रैक्शन दो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही हैं, हालांकि पॉपुलेशन से की जगह पे ज़्यादा सही स्पीसीज वर्ड होता, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पॉपुलेशन दिया हुआ है तो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग भी, क्योंकि एक पॉपुलेशन एक स्पीसीज की ही होती है तो आप उस एंगल से जा सकते हैं। तो दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो और बेनिफिट वहाँ पे होना चाहिए, बोथ स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा हो, लेकिन ये दोनों स्पीसीज को जब बेनिफिट होता है तो हमारे जो सिंबल है वो प्लस प्लस सिंबल हम यूज करते हैं, राइट। और दोनों के बीच में रिलेशनशिप है वो कोई कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, नॉन कंपलसरी होना चाहिए कि अगर वो पास आते हैं तो ठीक है फायदा होगा, नहीं पास आते हैं तो कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो नॉन कंपलसरी रिलेशनशिप हमें लेनी है, ठीक है। तो अपन वन बाय वन करके देखते हैं। एमेंसलिज्म के अंदर एक स्पीसीज को लॉस होता है और दूसरे को कोई बेनिफिट या लॉस कुछ नहीं होता है। कॉमन सोलिज्म कॉमन सेलिज्म के अंदर एक स्पीसीज को प्लस होता है, दूसरी स्पीसीज को कोई बेनिफिट या लॉस नहीं होता है। प्रोटो कोऑपरेशन के अंदर दो स्पीसीज जो साथ साथ रहती हैं वो कम समय के लिए होता है, नॉन ऑब्लिगेटरी होता है और दोनों स्पीसीज को फायदा होता है। जैसे कि हम कहें कि क्रोकोडाइल है ना, एक क्रोकोडाइल फिशिंग करने के बाद में जब रिवर के बैंक के ऊपर आकर के बास्किंग करता है, धूप सेकता है, तो जो बर्ड्स हैं वो बर्ड्स उसके दांतों के अंदर से जो मीट के पीसेज हैं उनको निकालते रहते हैं। तो ये प्रोटो कोऑपरेशन का एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि क्रोकोडाइल को भी प्लस हो रहा है वहाँ पे और बर्ड्स को भी प्लस हो रहा है कि क्रोकोडाइल को जो पैरासिटिक लोड है, जो इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उन सब से इनको रिलीफ मिलता है और बर्ड को वहाँ से फूड मिलता है। तो प्रोटो कोऑपरेशन एक ऐसा सिचुएशन हो गया कि जहाँ पे कंपलसरीनेस नहीं है ना, कि दोनों अगर क्रोकोडाइल अलग रहे बर्ड अलग रहे तो कोई नुकसान नहीं है, दोनों को जीरो जीरो हो जाएगा, दोनों साथ रहते हैं तो दोनों को प्लस प्लस हो जाएगा। तो ऐसा ही हमें कोई रिलेशनशिप देखना था, कोई स्पीसीज इंटरेक्शन हमें देखनी थी, तो प्रोटो कोऑपरेशन हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगर हम म्यूचुअलिज्म की बात करें तो म्यूचुअलिज्म के अंदर दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है, ये अलग बात है, लेकिन अगर हम दोनों स्पीसीज को सेपरेट कर देंगे तो दोनों को लॉस होता है। अगर आपने दोनों स्पीसीज को सेपरेट कर दिया तो सेपरेट करने पे दोनों स्पीसीज को माइनस माइनस होता है, यानी कि लॉस होता है। तो ये कंपलसरीनेस आ जाती है कि अगर दोनों रहेंगे तो साथ में मिलके रहें। जैसे आपने लाइकेन का एग्जांपल लिया, तो लाइकेन के अंदर एल्गी और फंजाई को साथ रहना कंपलसरी है ना। लाइकेन के अंदर नॉन कंपलसरी नहीं है, कंपलसरीनेस है ना, कंपलसरी है कि दोनों पार्टनर को साथ रहना चाहिए। अगर वो सेपरेट हुए तो दोनों को लॉस होगा। तो अगर ऐसा रिलेशनशिप देखना हो जहाँ पे कंपलसरी हो, ऑब्लिगेट हो, तब तो आप म्यूचुअलिस्टिक पे जाएंगे। अगर वहाँ पे कंपलसरी नहीं हो, नॉन ऑब्लिगेटरी हो, तो हम प्रोटो कोऑपरेशन पे जाएंगे। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 40। ये भी इकोलॉजी से है कि ऑर्गेनिजम्स विच अटैच और रेस्ट, है ना, या तो वो हमें आराम करते हुए मिलेंगे या वहाँ पे पाए जाते हैं ऑन द बॉटम
और लिव इन द बॉटम सेडिमेंट। तो पानी का जो पैंदा होता है उस पैंदे के अंदर जो सेडिमेंट्स होते हैं, या तो इन सेडिमेंट्स पैंदे के अंदर या पैंदे के अंदर जो सेडिमेंट्स हैं, इन सेडिमेंट्स के ऊपर जो हमें मिलेगा, है ना, यहाँ पे जो मिलने वाले हैं ना, उनके लिए पूछ रहा है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? तो लेक का मतलब फ्रेश वाटर हो गया, लेक का मतलब फ्रेश वाटर बॉडी है। तो जो झीलें होते हैं वो फ्रेश वाटर बॉडी का एग्जाम्पल है। उनके पैंदे के अंदर जो सेडिमेंट है, उस सेडिमेंट के ऊपर या पैंदे के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर तो इनमें से एग्जैक्टली ज़्यादा कुछ कोई सा भी हम सही नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें आप देखेंगे। पैंदे के अंदर जो रहते हैं उनको हम, जैसे कि की के अकॉर्डिंग इन्होंने बैंथोस को सही माना है, लेकिन बैंथोस का मतलब होता है कि जो किनारे जो होते हैं या जो बैंक एरिया होते हैं, जो किनारे होते हैं, किनारों के ऊपर जो चट्टानें होते हैं, रॉक्स जो होते हैं ना, उन रॉक्स के ऊपर मिलने वाले जो एल्गी हैं उनके लिए हम बैंथोस वर्ड यूज करते हैं। तो एग्जैक्टली बैंथोस का मीनिंग तो मेनली, जैसे हम एल्गी की साइड से जाते हैं तो फियोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वो हमें इस कैटेगरी के मिलते हैं, मोस्टली फियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं, राइट। लेकिन पैंदे के अंदर जैसे कि एल्गी भी हो सकते हैं, है ना, यहाँ पे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं। तो इन सब का जो होता है कि सेडिमेंट के ऊपर इनका जो पूरा एक लेयर बनता है कि उसमें डाइवर्सिटी आ जाती है, कि कोई एक कैटेगरी नहीं होती है, बहुत सारी कैटेगरी जिसमें कि प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये सब आ जाते हैं। उनको हम पेरीफाइटोन बोलते हैं। तो पेरीफाइटोन अटैच और रेस्ट ऑन द बॉटम और लिव इन द बॉटम, ऐसे और वर्ड की वजह से ज़्यादा सही नहीं हो पाएगा, राइट। कि अगर वहाँ पे एक पूरा कलेक्शन पूछा गया होता तो हम पेरीफाइटोन को सही करते। प्लैंकटन तो फ्री लिविंग्स होते हैं, जैसे फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन, वो तो फ्रीली मूव करते हैं वाटर बॉडी की। जो मैन जो ऊपर का पानी होता है ना, जहाँ पे कि लाइट वगैरह बहुत आराम से जाती है, वहाँ तक के एरिया के अंदर ही स्विमिंग करते हैं। नेक्टॉन्स के अंदर जो फ्री फ्री स्विमिंग जो होते हैं, जैसे कि फिशेज वगैरह हैं, है ना, या दूसरे इनवर्टिब्रेट्स भी आप ले सकते हो जो पानी के अंदर फ्रीली मूव करते हैं ना, पैंदे से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो पैंदे के रिगार्डिंग दो चीजें थी, पेरीफाइटोन, लेकिन पेरीफाइटोन एक्चुअल में पैंदे के अंदर जो एल्गी हैं उनके ऊपर मिलने वाले बैक्टीरिया, इनवर्टिब्रेट्स, इनके गुच्छे का नाम होता है। तो हम पेरीफाइटोन को भी सही नहीं कह सकते, प्लैंकटोन को हम सही नहीं कह सकते, नेक्टोन को हम सही नहीं कह सकते। बैंथोस को हम थोड़ा सा सही कह सकते हैं, और आंसर की में बैंथोस को ही ऐसा माना गया था। बाकी बैंथोस का रियल मीनिंग होता है कि जो रॉक्स होती हैं किनारे के ऊपर, जो चट्टानें होते हैं जहाँ पे पानी आता और जाता है ना, उस जगह पे जो प्लांट्स हैं जो मेनली एल्गी होते हैं, है ना, उनको अपन बैंथोस, जिनमें कि होल्ड फास्ट पाया जाता है ना, मेनली पानी के मूवमेंट के अंदर अपने आप को बनाए रखने के लिए इनमें एक होल्ड फास्ट पाया जाता है जिसको अपन स्थापनांक बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहां से जोड़ सकते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉप्स रूल, कॉप्स रूल के इवोल्यूशन के रिगार्डिंग, और जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पीसीज का या पर्टिकुलर ग्रुप का, उसके रिगार्डिंग ये कॉप्स रूल हम डिस्कस करते हैं। तो कॉप्स रूल का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि एनिमल्स लिनेजेस, यहाँ पे देखो हर एक ऑप्शन में लिनेजेस बताया हुआ है, टू गेट प्रोग्रेसिवली लार्जर ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब तो हो गया इवोल्यूशन, कि जैसे जैसे हम प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ जाएंगे या हम इवोल्यूशन को हम फॉलो करेंगे, तो जो लिनेजेज होते हैं, है ना, एक्चुअल में लाइन के अंदर जो मैसेज दिया वो थोड़ा सा करेक्ट नहीं है। कि मान लो कि आपने कोई भी एक ग्रुप लिया, उस ग्रुप को हम लिनेज बोलते हैं। इवोल्यूशन के अंदर जो एक ग्रुप होता है उसको अपन लिनेज बोलते हैं ना। और उस लिनेज को अगर हम देखें टाइम 1 से लेकर के और टाइम x जो कि प्रेजेंट टाइम हो सकता है, तो इवोल्यूशन इसके अंदर आ गया। तो इस समय पे हम ये पाते हैं कि उस लिनेज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी साइज है, जो बॉडी साइज है, वो बॉडी साइज यहाँ पे स्मॉल होता है और यहाँ पे बॉडी साइज है वो लार्ज हो जाता है। तो इवोल्यूशन के साथ साथ मेनली जो एनिमल लिनेजेस हैं उनमें बॉडी साइज में इंक्रीजमेंट हुआ है। इसको हम कॉप्स रूल के नाम से जानते हैं, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी
अलग से लिखी हुई है, ज़्यादा करेक्ट नहीं है, कि एनिमल लिनेजेस टू गेट प्रोग्रेसिवली लार्जेस्ट, कि लिनेजेस बड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, राइट। तो कॉप्स रूल को हम यहीं से जोड़ सकते हैं, गेट प्रोग्रेसिवली स्मॉलर ये बात बिल्कुल से गलत है, सेम रहते हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं है, फीडिंग हैबिट चेंज हो जाती है, ऐसे कोई रोल यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, और ये भी इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, कि जो रन अवे हाइपोथेसिस होती है इज रिलेटेड टू मैक चॉइस बाय। ठीक है, रन अवे हाइपोथेसिस का जो रियल मीनिंग होता है उसमें क्या होता है कि मेनली जैसे हम बर्ड्स की बातें करते हैं, तो बर्ड्स के अंदर जो मेल बर्ड्स होते हैं उनमें बड़े बड़े प्लम्बेज पाए जाते हैं, जैसे कि मोर है, मोर के अंदर बड़े पंख हैं। तो प्लम्बेज एक सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक होता है ना, सेकेंडरी करेक्टर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर्स हैं जिनको कि कर्सिव बिहेवियर बोलते हैं, उनमें चॉइस के लिए काम आते हैं, कि जो फीमेल्स हैं वो फीमेल्स मेल्स को सेलेक्ट आउट करती हैं, और सेलेक्ट आउट करने के लिए वो यूज़ करती हैं मेल के सेकेंडरी करेक्टर्स को। ओके, तो इस वाले डायमॉर्फिक केस के अंदर ना, जैसे मेल एंड फीमेल की बॉडी के अंदर ये करेक्टर्स वेरी करते हैं, तो मेल की बॉडी और फीमेल की बॉडी सेकेंडरी करेक्टर्स के आधार पे अलग अलग होती है, उसको अपन डायमॉर्फिक फीचर्स भी बोलते हैं। तो रियलिटी के अंदर जो रन अवे हाइपोथेसिस है उसमें क्या होगा कि मेल्स के ऊपर एक प्रेशर होता है, कि मेल्स के ऊपर प्रेशर होता है, और प्रेशर होता है सिलेक्शन का प्रेशर, कि किसी भी मेल को अगर फीमेल ने सेलेक्ट नहीं किया तो उसके जीन अगली पीढ़ी के अंदर नहीं जा पाएंगे, तो मेल्स के ऊपर सिलेक्शन प्रेशर होता है, और सिलेक्शन प्रेशर के कारण से मेल्स के जो सेकेंडरी करेक्टर्स हैं इनके अंदर रेगुलर इंक्रीजमेंट आता है, कि मेल अपने सेकेंडरी करेक्टर्स को पहले से और बेटर करते चले जाते हैं, और फीमेल्स के अंदर ऐसे करेक्टर्स हैं वो मेल्स के कंपैरिजन के अंदर और पुअर ऐसे हो जाते हैं। तो रियलिटी के अंदर बाद में हम देखते हैं तो मेल्स में तो वो करेक्टर बहुत स्ट्रांगली डेवलप हैं, फीमेल्स के अंदर वो करेक्टर हमें देखने को नहीं मिलते हैं, और इस आधार पे हम दोनों के फीचर्स को डायमॉर्फिक कैटेगरी में ले जाते हैं। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है कि मेल्स एक प्रेशर के चलते अपने करेक्टर्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं, जबकि फीमेल साइड के अंदर वो करेक्टर्स ऑल टुगेदर अपसेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं रन अवे हाइपोथेसिस, कि मेल्स तो जैसे भाग गए हों उस करेक्टर को लेकर के, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उन्होंने डेवलप कर लिया है, और फीमेल्स के अंदर वो करेक्टर है ही नहीं। तो इसका कनेक्शन होता है रन अवे हाइपोथेसिस से। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन से तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, तो मुझे नहीं पता है कि ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाया होगा और क्यों ऐसे आंसर दिए होंगे, जबकि इन्होंने सेकंड ऑप्शन को करेक्ट माना है, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे ऑप्शंस की लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल जो रियल हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग ही तैयार करें, और पर्टिकुलर जो R.A. फिशर हैं उन फिशर के द्वारा ये हाइपोथेसिस दी गई थी, और स्पेसिफिकली जो बर्ड्स के अंदर प्लम्बेज जो कि सेकेंडरी मॉर्फिक फीचर्स में काउंट होते हैं उनको लेकर के ये हाइपोथेसिस है। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 43, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, कि सेक्स क्रोमोसोम्स के इवोल्यूशन को लेकर के जो थ्योरी दी गई है उस थ्योरी में ये बताया गया है कि द 19 पेयर्स ऑफ जीन, की जो स्पेसिफिकली स्पेसिफिक जो जीन्स हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं, ये वो जीन हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब है एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। तो स्पेसिफिकली जो पेयर ऑफ जीन जिनके बारे में सारी स्टडीज हैं, और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के एक्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वाई के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसकी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उनके अकॉर्डिंग मेनली जो जीन्स है, मैन जो जीन्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मेनली जीन्स आर लोकेटेड ऑन शॉर्ट आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम, शॉर्ट आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और जबकि वो डिस्क्रीट हैं, डिस्क्रीट का मतलब फैले हुए जगह जगह के ऊपर, या आप इसको स्केटर्ड के नाम से भी ले सकते हैं, स्केटर्ड ऑन वाई क्रोमोसोम। तो इवोल्यूशन के साथ साथ अगर हम देखें तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर तो ये एक जगह पे सेंटर्ड है शॉर्ट आर्म के ऊपर, जबकि वाई क्रोमोसोम के ऊपर ये फैले हुए हैं, स्केटर्ड हैं, राइट।
तो पर्टिकुलर जो जीन्स की लोकेशन जो कि इवोल्यूशन के अंदर जीन्स वो एक्स के ऊपर कैसा पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है, वाई के ऊपर कैसा पैटर्न फॉलो किया है, उसको लेकर के जो थ्योरी थी उसमें यही बताया गया था कि इन एक्स क्रोमोसोम दे आर कॉन्सेंट्रेड एट द टिप ऑफ शॉर्ट आर्म, राइट, जबकि वाई क्रोमोसोम के अंदर वो स्केटर्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हियर। तो आई होप ये जो क्वेश्चंस थे काफ़ी, हालांकि सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ टॉपिक्स आप लोगों के लिए नए भी हो सकते हैं और कुछ जगह पे कॉन्फ्लिक्ट थी, क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है, ऑप्शंस में जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो थोड़ा सा अनमैच भी है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से कवर करें। जो पॉइंट्स आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए हैं डेफिनेटली आने वाले पेपर्स में आपके काम के हो सकते हैं, तो आप अपने स्टडीज़ के अंदर इनको ज़रूर प्लेस दीजिए और कंटिन्यूस बने रहिए हमारे सीरीज़ के साथ। और इस सीरीज़ का पूरा फ़ायदा आपको अगले एग्ज़ाम में उठाना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू सो मच।